ड्रामा के स्टार्ट में शियोंग यीफान नाम की फीमेल लीड को दिखाया जाता है। आज कॉलेज में उसका पहला दिन होता है, जो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है क्योंकि वो अपने हाई स्कूल के फर्स्ट लव को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करने वाली होती है। वो एक ब्यूटीफुल रेड ड्रेस पहनकर हॉल में एंटर करती है। इस ड्रामा का हीरो, जिसका नाम यानकी होता है, ओपनिंग सेरेमनी के लिए पियानो बजा रहा होता है। जैसे ही वो अपनी परफॉर्मेंस फिनिश करता है, सभी उसके लिए क्लैप करते हैं। उसके बाद यीफान स्टेज पर आती है। एंकर उसका वेलकम करती है और स्पीच के लिए उसे माइक देती है। जैसे ही वो स्टार्ट करती है, उसका ध्यान एक फ्लैग पर जाता है जो लूज था और गिरने वाला था। इसलिए वो अपनी हील उतारती है और उसे गिरने से रोकने के लिए फ्लैग पर मारती है। अब उस हील से फ्लैग एक फायर अलार्म में फंस जाता है, जिससे अलार्म बजने लगता है। स्प्रिंकलर से पानी निकलने लगता है और सब भागने लगते हैं। यीफान की हील भी फ्लैग के साथ नीचे आती है और यानकी के हेड पर लगती है, जिससे यीफान का प्रपोजल प्लान फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद हम यीफान को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए देखते हैं, जहां वो कहती है, मैं यानकी को हाई स्कूल से जानती हूँ। मैंने हाई स्कूल में उससे कभी बात नहीं की। अब जब हम दोनों को एक ही कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, तो मेरे पास यानकी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने का एक अच्छा चांस है। अगले सीन में हम यीफान को क्लास में एंटर करते हुए देखते हैं। पहले दिन की उसकी हरकतों की वजह से वहां की लड़कियां उसके बारे में बातें कर रही होती हैं। इससे यीफान को थोड़ा एम्बैरेस्ड फील होता है। तभी टीचर आती हैं और उन्हें एक कॉम्पिटिशन के बारे में बताती हैं। क्लास के बाद टीचर यीफान और यानकी को अपने ऑफिस में बुलाती हैं। चूंकि दोनों ब्राइट स्टूडेंट्स थे, टीचर उन्हें क्लास मॉनिटर्स बना देती हैं। ये सुनकर यीफान हैप्पी हो जाती है और सोचती है, अब मुझे यानकी के साथ टाइम स्पेंड करने का चांस मिलेगा। इसके बाद एक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन दिखाया जाता है, जहां यीफान को एक पैर पर खड़ा होना था और अपने ओपोनेंट को गिराना था। ये उसके लिए डिफिकल्ट था क्योंकि उसका ओपोनेंट एक लड़का था। तब यानकी उसे चीयर करने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम ये कर सकती हो। अब उसकी चीयरिंग से मोटिवेट होकर वो अपने ओपोनेंट को एक किक से गिरा देती है और गेम जीत जाती है। इस तरह सभी मैचेस खत्म हो जाते हैं। अब उनकी क्लास आज के टूर्नामेंट में फर्स्ट आती है, जिससे सब बहुत हैप्पी हो जाते हैं। अगले सीन में यानकी कहीं जा रहा होता है, तभी एक लड़की आकर उसे प्रपोज करती है। अब यीफान वहां एक बॉक्स पकड़े हुए आती है। वो यानकी से हेल्प मांगने जा रही थी, लेकिन उसे बिजी देखकर वो खुद उसे ले जाने लगती है। लेकिन यानकी उसके हाथ से बॉक्स ले लेता है और उस लड़की से कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी क्योंकि मेरे हाथ फ्री थे। तो वो लड़की चली जाती है। फिर वो दोनों टीचर के रूम में जाते हैं, जहां यानकी पूछता है, टीचर ने तुम्हें ऑफिस में क्यों बुलाया था? वो कहती है, वे चाहते हैं कि हम कल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। वो कहती है, मैं हर स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करूंगी क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहती हूँ। तो यानकी को याद आता है कि कुछ साल पहले किसी ने यही बात कही थी। अब वो जा रहा होता है जब यीफान उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर यानकी समझ नहीं पाता, तो यीफान अपनी बात बदल देती है, मेरा मतलब है मैं तुम्हारे साथ वर्क करना चाहती हूँ क्योंकि हम दोनों मॉनिटर्स हैं। अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां यीफान यानकी के पीछे खड़ी होती है। यानकी को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने बाल खोल लेती है, तो यानकी भी उसे अजीब तरह से देखता है। फिर गेम स्टार्ट होता है और दोनों टीम्स जोर से खींचना स्टार्ट कर देती हैं। यीफान का इंटरेस्ट यानकी में था, इसलिए गेम खेलते समय वो यानकी की एल्बो को टच करती है। जैसे ही वो उसे टच करती है, उनके ओपोनेंट्स रस्सी छोड़ देते हैं, जिससे पूरी टीम नीचे गिर जाती है। इसके बाद दूसरा गेम स्टार्ट होता है, जहां दो टीममेट्स एक पैर एक साथ बांधते हैं। जब यीफान को पता चलता है कि उसका पार्टनर यानकी है, तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है। अब रेस स्टार्ट होने वाली थी, तो यीफान यानकी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन डर के मारे ऐसा नहीं कर पाती। इस बीच यानकी उसे कंधे से पकड़ लेता है, जिससे वो बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर रेस स्टार्ट होती है और वो दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो दोनों गिर जाते हैं। यीफान गेम हारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो यानकी को उठाकर दौड़ना शुरू कर देती है। यानकी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो उसके कंधे पर उल्टा लटका हुआ था, जिससे उसका फेवरेट कैंडी बॉक्स, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, नीचे गिर जाता है। लेकिन यानकी नोटिस नहीं करता। आखिर में यीफान रेस जीत जाती है और रेस के बाद यानकी को रियलाइज होता है कि उसका कैंडी बॉक्स मिसिंग है, तो वो उसे ढूंढने लगता है। वो यीफान को भी बताता है, मुझे मेरा कैंडी बॉक्स नहीं मिल रहा है। उसे कैंडी बॉक्स ढूंढते देख यीफान की फ्रेंड कहती है, यानकी एक कैंडी बॉक्स के लिए इतना एफर्ट क्यों कर रहा है? तो यीफान कहती है, शायद ये यानकी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो भी उसे कैंडी बॉक्स ढूंढने में हेल्प करने लगती है, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। फिर वो डस्टबिन में देखती है और बॉक्स वहां मिल जाता है। दूसरी तरफ यानकी बॉक्स ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है,
उसे अपना हाई स्कूल का फ्रेंड याद आता है जिसने उसे वो कैंडी बॉक्स दिया था। यान, क्या तुमने ये डस्टबिन से उठाया है? क्योंकि डस्टबिन ही एक ऐसी जगह थी जहां मैंने नहीं देखा था। तो ये फान कहती है, चिंता मत करो, मैंने बॉक्स क्लीन कर दिया है। यान की उसे थैंक यू कहता है। ये फान उसे बताती है, मुझे भी हाई स्कूल में कैंडी खाना पसंद था, लेकिन कैविटीज की वजह से मैंने कैंडी खाना छोड़ दिया। ये सुनकर यान की उसे देखता है। तभी एक स्टूडेंट ट्रॉली लेकर आता है, लेकिन वो उसके हाथों से फिसल जाती है और ट्रॉली यान की को हिट करने वाली होती है, लेकिन ये फान उसे बचा लेती है। ये फान को देखकर यान की को अपने हाई स्कूल के फ्रेंड शाओ सॉन्ग की याद आती है। वो ये फान के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम्हारा कोई सिबलिंग है? वो कहती है, मैं अपने घर में अकेली हूँ। अगले सीन में हम यान की को पियानो बजाते हुए देखते हैं। ये फान वहां म्यूजिक पार्टिसिपेंट्स के साथ आती है। वो सब म्यूजिक कंपटीशन की प्रेपरेशन करने लगते हैं, लेकिन वो एक ही लेवल पर गा नहीं पा रहे होते हैं। यान की कहता है, मैं पियानो बजाऊंगा और फिर इससे सबको एक ही लेवल पर गाने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद ये फान अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करने जा रही होती है जब उसे टीचर का कॉल आता है। टीचर कहती है, तुम्हारे म्यूजिक कंपटीशन की कॉस्ट्यूम आ गई है, तो आकर यानकी के साथ ट्राई कर लो। अब वो यानकी को कॉल करती है, लेकिन उसका फ्रेंड फोन उठाता है। वो उसे इन्फॉर्म करती है और फोन काट देती है। बाद में उसका फ्रेंड यानकी को बताता है, ये फान तुम्हें कॉल कर रही थी, तो वो अपना खाना छोड़कर वहां चला जाता है। दूसरी तरफ हम यीफान को देखते हैं जो कॉस्ट्यूम पहने हुए है और मिरर में खुद को देखकर यानकी की एक्टिंग कर रही होती है। यानकी भी उसे ढूंढते हुए हॉल में आता है, लेकिन उसे यीफान वहां नहीं दिखती। वो स्टेज पर जाकर आवाज लगाता है, यीफान तुम कहाँ हो? वो बैक स्टेज से बाहर आती है। उसे कॉस्ट्यूम में देखकर वो उसे घूरता रहता है। वो जल्दी से यानकी के पास आती है, लेकिन गिर जाती है क्योंकि उसके शू लेसेस खुले हुए थे। अब यानकी उसे पकड़ लेता है। यीफान को इस तरह गिरते देख उसे किसी की याद आ जाती है, तो वो कहता है, मुझे अभी कुछ काम याद आया, और चला जाता है। कॉस्ट्यूम ट्राई करने के बाद वो उन्हें रूम में रख देती है। वो देखती है कि बारिश होने वाली है, तो वो विंडो बंद कर देती है ताकि कॉस्ट्यूम्स गीली ना हो। उसके जाने के बाद कोई आकर विंडो खोल देता है, जिससे टेबल पर रखे कलर पर पानी गिर जाता है और वो कलर कपड़ों पर फैल जाता है। अगले दिन जब सब कॉस्ट्यूम्स देखते हैं तो वो यीफान पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि आखिरी बार कॉस्ट्यूम्स उसी ने रखी थी। वो कहती है, मैंने विंडो बंद कर दी थी, लेकिन कोई उस पर बिलीव नहीं करता, इसलिए वो अपनी गलती मान लेती है और सारी ड्रेसेस ले जाती है। बाद में एक लड़की कहती है, मैंने विंडो खोली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे कॉस्ट्यूम्स खराब हो जाएंगी। अब सब उस पर गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हें पहले अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी, हमने यीफान को इतना कुछ कहा। दूसरी तरफ यीफान अलग अलग लॉन्ड्री शॉप्स पर जाती है, लेकिन कोई भी उन कपड़ों को धोने के लिए तैयार नहीं होता। तभी यानकी उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। फिर वो यीफान से पूछता है, क्या तुम्हें कॉस्ट्यूम्स ठीक करने का कोई सोल्यूशन मिला? वो कहती है, नहीं। तो वो उसे एक खाली जगह पर ले जाता है जहां बहुत सारे कलर्स होते हैं। वो कहता है, अगर हम इन कलर्स को साफ नहीं कर सकते तो हम इन कॉस्ट्यूम्स को पूरी तरह से पेंट कर देंगे। इस बीच टीम के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और फिर सब अपनी कॉस्ट्यूम्स पहनकर एक दूसरे पर कलर्स फेंकते हैं, जिससे उनकी सारी कॉस्ट्यूम्स कलरफुल हो जाती हैं। अगले दिन उनका म्यूजिक कंपटीशन होता है, जिसमें सब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान यानकी को श्याओ सॉन्ग का कॉल आता है। अगले सीन में यानकी के फ्रेंड्स उसे पास के एक जिम के बारे में बताते हैं। जब यानकी जिम का कार्ड देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये श्याओ सॉन्ग के नाम पर होता है। अब उसे अपना हाई स्कूल का फ्रेंड याद आता है, जिसका नाम उसकी जैकेट के पीछे लिखा था और जो उसे हर मुश्किल से बचाता था। यानकी सोचता है, मेरे पास अपने खोए हुए फ्रेंड को ढूंढने का चांस है। अगले सीन में हम यीफान को मिंग के साथ जिम में देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि श्याओ सॉन्ग यीफान का हाई स्कूल में बेस्ट फ्रेंड था। वो इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि उनका हेयर कट भी एक जैसा था। उसने अपनी जैकेट भी यीफान को दी थी, जिस पर उसका नाम लिखा था। अब वो यीफान को देखकर बहुत हैप्पी होता है और वो बास्केटबॉल मैच के लिए भी साथ जाते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं, यानकी भी वहां आ जाता है, तो उसे पता चलता है कि श्याओ सॉन्ग बास्केटबॉल कोर्ट गया है। वो उसे फॉलो करता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले वो तीनों वहां से जा चुके होते हैं। अब वो बस स्टैंड पर जाता है, जहां वो किसी को श्याओ सॉन्ग का नाम पुकारते हुए सुनता है। वो देखता है कि उसकी जैकेट पर वही नाम लिखा है। वो उसे आवाज देता है, लेकिन जैसे ही श्याओ सॉन्ग मुड़ता है, वो उसे पहचान नहीं पाता। तभी यीफान पीछे से आती है। यानकी को रियलाइज होता है कि स्कूल में जो उसकी हेल्प करती थी वो यीफान थी, क्योंकि उसका हेयर कट एक लड़के जैसा था और वो श्याओ सॉन्ग की जैकेट पहनती थी। तो उसने सोचा कि वो श्याओ सॉन्ग है। अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें यीफान हाई स्कूल में वो टॉम बॉय की तरह रहती थी और वो श्याओ सॉन्ग और मिंग के साथ वहां एंजॉय कर रही होती है। तभी कुछ लड़के श्याओ सॉन्ग को परेशान करने आते हैं।
अब वो अपनी पावर दिखाने के लिए पेड़ से फल गिराने का चैलेंज देते हैं। जब वो पंच करते हैं तो सिर्फ थोड़े से फल गिरते हैं। फिर यी फान पंच करती है और बहुत सारे फल गिर जाते हैं, जिससे उनका ग्रुप शॉक हो जाता है। उसके बाद यी फान श्याओ सॉन्ग का सामान लेने लॉकर रूम में जाती है। उसका हेयर कट लड़के जैसा था, इसलिए वो सोचते हैं कि वो भी एक लड़का है। अब कुछ लड़के वहां येन की को बुली कर रहे होते हैं, तो यी फान आकर उन लड़कों को किक मारकर नीचे गिरा देती है और येन की को वहां से ले जाती है। वो एक रूम में छिप जाती है और उन लड़कों के जाने का वेट करती है। अब उस रूम में एक पियानो रखा होता है। येन की को पियानो पसंद होता है तो वो उसे बजाने लगता है। ये देखकर यी फान इम्प्रेस हो जाती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम म्यूजिक स्टूडेंट हो? वो कहता है, नहीं, क्योंकि मेरे डैड को म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट पसंद नहीं है। वो आगे कहता है, मैं पियानो सिर्फ शो के लिए बजाता हूँ। यी फान उससे कहती है, अगर तुम घर पर पियानो नहीं बजा सकते तो तुम यहाँ आकर बजा सकते हो। मैं तुम्हें इस रूम की की दे दूंगी। येन की उसे लड़का समझकर पूछता है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? तो वो कहती है, हम फ्रेंड्स हैं। अगर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा? आगे हम येन की को यी फान की क्लास में आते हुए देखते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वो प्लेग्राउंड में खेल रही है। उसे मिंग के साथ क्लोज देखकर येन की मान लेता है कि मिंग उसका बॉयफ्रेंड है। मैच के बाद यी फान येन की को कीज देती है और फिर उसके फ्रेंड्स उसे बुला लेते हैं, तो वो येन की को एक कैंडी देकर चली जाती है। प्रेजेंट में येन की कंफ्यूज्ड होता है, इसलिए वो यी फान के पास जाकर उसका असली नाम पूछता है। वो कहती है, यी फान। तो वो सोचता है, अगर ये यी फान है और ये एक लड़की है तो ये बिल्कुल मेरे हाई स्कूल फ्रेंड जैसी क्यों दिखती है? यी फान सोचती है, इसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। येन की जाकर पियानो के पास बैठ जाता है और अपने पास्ट को याद करने लगता है। अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां येन की उसी रूम में पियानो बजा रहा होता है। यी फान वहां आती है और उसे पियानो बजाते देख शॉक्ड हो जाती है। वो उसकी बहुत तारीफ करती है, तो येन की कहता है, ये ट्यून काफी हार्ड है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बजाना है। यी फान कहती है, तुमने ये ट्यून कंपोजर से भी बेहतर बजाई है। तो येन की पूछता है, क्या तुमने कंपोजर को इसे बजाते हुए देखा है? यी फान झूठ बोल देती है, हाँ मैंने देखा है। तो येन की उसकी बहुत तारीफ करता है। अब वो घर जाकर कुछ रिसर्च करती है और पता चलता है कि इस ट्यून का कंपोजर बहुत पहले मर चुका था। अब उसे बहुत एम्बैरेस्ड फील होता है। अगले दिन वो मिंग से कहती है, मैं येन की का जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। अब वो और मिंग येन की के जन्मदिन के लिए डेकोरेशन करने लगते हैं। इसके बाद हम येन की को देखते हैं, जिसके पास यी फैन के सरप्राइज का एक मैप होता है। वो वहां पहुंचने ही वाला होता है कि उसे अपने डैड का कॉल आ जाता है, तो वो उनके पास चला जाता है। यहाँ येन की को अपने डैड से डांट पड़ती है क्योंकि उसने म्यूजिक स्कूल का फॉर्म भर दिया था। इससे वो बहुत अपसेट हो जाता है। तभी उसे अपनी पॉकेट में मैप मिलता है, तो उसे यी फान की याद आती है। वो टेरेस पे भाग कर जाता है, लेकिन बारिश की वजह से सारी डेकोरेशंस खराब हो चुकी थी और वहां कोई नहीं होता है। लेकिन जैसे ही यान की टेबल के नीचे देखता है, यी फान वहां केक के साथ छिपी होती है। वो उसे उठाता है और वो टेबल के नीचे से बाहर आ जाती है। फिर वो केक पर कैंडल चलाते हैं। यी फान उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाती है और यान की एक विश मांगकर कैंडल्स बुझा देता है। उसे खांसते देख वो उसे अपना स्कार्फ देती है और पूछती है, तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो? यी फान उसे प्रपोज करने ही वाली होती है कि आसमान में बिजली चमकने लगती है, तो वो डर जाती है और यान की को हक कर लेती है। पहले तो वो उसे देखता रहता है, फिर कंफ्यूज्ड होकर उसे दूर धकेल देता है, क्योंकि उसकी नजर में यी फान एक लड़का है और उसे ऐसा करते देख उसे बहुत अजीब फील होता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, वो चला जाता है। प्रेजेंट में यी फान अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही होती है। फिर वो वहां से निकलकर एक हॉल में आती है जहां यान की पियानो के पास बैठा होता है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि उसने ड्रिंक की हुई है, तो वो उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके बहुत क्लोज आ जाती है और उसे किस कर लेती है। अगले सीन में यान की यी फान के साथ अपने किस के बारे में सोच रहा होता है। फिर सीन पास में चला जाता है जहां यान की पियानो बजा रहा होता है। तभी उसके डैड वहां आते हैं, जो यान की के म्यूजिक स्कूल में एडमिशन के लिए मान गए थे। वो उसे कहते हैं, हम बीजिंग मूव कर रहे हैं। अगले सीन में यी फान यूनिवर्सिटी कंपटीशन के लिए जा रही होती है। उसे याद आता है कि उसने यान की को म्यूजिक रूम में मिलने के लिए कहा था। यान की भी अपने डैड के साथ जा रहा होता है। जब उसे भी याद आता है तो वो अपने डैड को वेट करने के लिए कहता है और वहां भागता है। यी फान म्यूजिक रूम में होती है। वो देखती है कि वहां कोई नहीं है। वो फिर भी थोड़ी देर वेट करती है। फिर उसे टीचर का कॉल आता है। वे उसे चलने के लिए बुला रहे होते हैं। तो यी फान सोचती है कि यान की अपना प्रॉमिस भूल गया है, इसलिए वो चली जाती है। जाते समय उसका कैंडी बॉक्स वहीं रह जाता है। जैसे ही यी फान जाती है, यान की वहां आता है। उसे वहां कोई नहीं मिलता,
लेकिन उसे उसका कैंडी बॉक्स मिल जाता है, तो वो समझ जाता है कि वो लेट हो गया है। अब वो उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है जहां यीफान ने कहा था कि वो एडमिशन लेगी, लेकिन उसे एडमिशन लिस्ट में श्याओ सॉन्ग का नाम नहीं दिखता, क्योंकि उसे लगता था कि यीफान का नाम श्याओ सॉन्ग है। प्रेजेंट में यीफान यानकी से मिलने का सोचती है। वो उसके सामने बहुत एम्बेरेस्ड होती है, इसलिए वो उससे अजीब तरह से बात करने लगती है। वो उससे पूछती है, तुम्हें श्याओ सॉन्ग कैसे याद है? फिर वो पूछती है, क्या तुम्हें मैं याद हूं? तो वो कहता है, हाँ, लेकिन तुम बहुत बदल गई हो। तो यीफान कहती है, मैंने अपने बाल बढ़ा लिए हैं। यीफान कल के किस के बारे में बात करने ही वाली होती है कि यानकी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। तो यीफान सोचती है कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि वो ड्रंक थी। लेकिन जब यानकी उससे कहता है ज्यादा ड्रिंक मत किया करो, तो उसे रियलाइज होता है कि कल जो कुछ भी हुआ वो सच था। तो उसे एम्बेरेस्ड फील होता है। तभी एक ड्राइविंग स्कूल का इंस्ट्रक्टर आता है और उन्हें ड्राइविंग लेसन्स ज्वाइन करने के लिए कहता है। यानकी यीफान के साथ ज्वाइन कर लेता है। यीफान मना करने वाली होती है, लेकिन वो सोचती है कि इस तरह उसे यानकी के साथ टाइम स्पेंड करने का चांस मिलेगा, इसलिए वो मान जाती है। अब हम एक व्यक्ति को चुपके से यानकी की पिक्चर्स लेते हुए देखते हैं। पिक्चर्स लेने के बाद वो किसी को कॉल करके इन्फॉर्मेशन देता है। अगले दिन वो दोनों तैयार होकर ड्राइविंग स्कूल जाते हैं। यानकी पहली ही राइड में सब कुछ सीख लेता है, क्योंकि उसने अपने डैड से भी ड्राइविंग सीखी थी। लेकिन यीफान अपनी टर्न में बहुत बुरी तरह ड्राइव करती है। तो इंस्ट्रक्टर फ्रस्ट्रेटेड होकर यानकी से कहता है, यीफान की हेल्प करो, और चला जाता है। अब यानकी यीफान को ड्राइव करना सिखाता है और इस तरह वो बहुत क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन यानकी यीफान को प्रैक्टिस के लिए कॉल करता है, जहां वो उसे अपने डैड की कार से ड्राइविंग सिखाने वाला था। अब वो दोनों ड्राइव पर जाते हैं। रास्ते में यीफान उसे कुछ खाने को देती है, लेकिन वो कहता है, मैं ड्राइविंग करते समय खा नहीं सकता। तो वो उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। फिर वो उसका मुंह भी साफ करती है। तभी उनकी कार के सामने एक डॉग आ जाता है, तो यानकी का कार से कंट्रोल खो जाता है, जिससे टायर पंक्चर हो जाता है। अब यीफान और यानकी हेल्प ढूंढने लगते हैं। उनके फोन्स में कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता है, तो वो दोनों थक कर कहीं बैठ जाते हैं। वहां बारिश होने लगती है, तो वो दोनों एक ओल्ड लेडी के घर भाग कर जाते हैं, जो उन्हें कुछ खाने को देती है। वे लेडी से एक शॉप के बारे में पूछते हैं, लेकिन लेडी को सुनने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो उन्हें समझ नहीं पाती। अब काफी लेट हो चुका था, तो लेडी उनसे कहती है, यहीं रुक जाओ। उसे लगता है कि वो एक कपल है। वो दोनों लेडी को समझाते हैं, हम फ्रेंड्स हैं, कपल नहीं। लेकिन लेडी उन्हें सुन नहीं पाती। वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं। लेडी उन्हें एक रूम देती है। इसके बाद यीफान यानकी के लिए पानी गर्म करती है और वो नहाने चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो यीफान यानकी की ड्रेस देखकर मुस्कुराती है, जो ओल्ड लेडी ने उसे दी थी। रात में वो साथ में लेट जाते हैं। यीफान यानकी को गुड नाइट कहती है और वो दोनों सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आती। आधी रात में यीफान के पेट में दर्द होता है, तो वो उठकर बाहर जाती है। यानकी भी उसे बाहर जाते हुए देख लेता है। यीफान टॉयलेट यूज करके वापस आ रही होती है, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे लगता है कि वो रास्ता भटक गई है। तभी वो यानकी से टकरा जाती है। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो कहती है, मैं टॉयलेट यूज करने गई थी और जंगल से अजीब आवाजें आ रही हैं। अब यीफान एक फायरफ्लाई देखती है, जो रात होने की वजह से चमक रही थी। अब वो दोनों उसे फॉलो करते हुए एक अजीब जगह पर जाते हैं, जहां बहुत सारी फायरफ्लाइज होती हैं। उन्हें देखकर वो दोनों बहुत हैप्पी हो जाते हैं और यीफान उन्हें पकड़ने लगती है। वो यानकी के हेड पर एक फायरफ्लाई पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उड़ जाती है। यीफान को ऐसे देखकर यानकी सोचता है, अब तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हमारा जरूर कोई पर्पस होगा। अगले सीन में वो वापस आ चुके थे और यीफान को कोल्ड हो गया था, लेकिन जब उसे याद आता है कि उसकी यानकी के साथ क्लास है, तो वो मेडिसिन लेकर जाने लगती है। रास्ते में वो खुद को मिरर में देखती है। वो बीमार लग रही थी, उसने कोई मेकअप नहीं किया था, तो वो अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और लगाने लगती है। तभी एक लड़का उसके पास से गुजरता है और यीफान के बाल उसके बैग में फंस जाते हैं। वो अपने बालों को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत उलझ जाते हैं। वो लड़का, जिसका नाम बाई यू होता है, भी उन्हें निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अब वो दोनों क्लास के लिए लेट हो रहे थे, तो वो वैसे ही क्लास में चले जाते हैं। पीछे बैठकर बाई यू किसी तरह उसके बाल निकाल देता है। फिर वो चली जाती है, लेकिन वो अपना आईडी कार्ड वहीं छोड़ देती है। इस बीच यीफान की टीचर अटेंडेंस ले रही होती है और चूंकि यीफान प्रेजेंट नहीं होती, उसे एब्सेंट मार्क कर दिया जाता है। अटेंडेंस के बाद टीचर सबसे कहती हैं, ग्रुप्स बना लो। अब यीफान पहुंचती है तो टीचर अनॉयड होकर कहती हैं, तुम पहले दिन लेट थी। टीचर उसे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स पहले ही बन चुके थे। तो यानकी उससे कहता है, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, एक स्पॉट है।
यीफान खुशी खुशी उसके पास चली जाती है। क्लास के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके पास उसका आईडी कार्ड नहीं है, तो वो यानकी से कहती है, क्या मैं तुम्हारा आईडी कार्ड उधार कर सकती हूँ? आईडी कार्ड के बिना मैं कैंटीन से खाना नहीं खरीद सकती। अब यानकी को रियलाइज होता है कि उसे कोल्ड है, तो वो उसे कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाने देता और कहता है, तुम सिर्फ हेल्दी फूड खाओगी। यीफान मुंह बनाकर कहती है, मुझे ये पसंद नहीं है। अगले सीन में यीफान मिंग के साथ लाइब्रेरी में होती है और चुपके से यानकी को देख रही होती है, तो मिंग उसे धक्का देकर कहती है, जाकर उससे बात करो। अब वो दोनों बैठकर स्टडी करते हैं और यानकी उसे प्रोजेक्ट समझा रहा होता है, लेकिन यीफान बस उसे घूर रही होती है क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा था। इसके बाद यानकी यीफान से कहता है, चलो एक मूवी देखने चलते हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो वो दोनों सिनेमा हॉल जाते हैं। यीफान मूवी का टाइटल देखकर कहती है, द पियानिस्ट। मूवी स्टार्ट होती है और यीफान को अपने स्कूल के दिन याद आते हैं जब उसने यानकी को एक लड़की के साथ यही मूवी देखने जाते हुए देखा था। वो टिकट्स के लिए यानकी के पीछे लाइन में लग गई थी, लेकिन उसने द पियानिस्ट की बजाय किसी दूसरी मूवी की टिकट्स ले ली थी, इसलिए वो थिएटर नहीं जा सकी थी। प्रेजेंट में वो यानकी के साथ मूवी देख रही होती है। यानकी को भी अपने स्कूल के दिन याद आते हैं जब वो यीफान को कोई गेम प्रैक्टिस करते हुए देखता था। यीफान यानकी को देखती रहती है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर पीछे खींच लेती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अगले सीन में हम बाईयू को देखते हैं जो यीफान का आईडी कार्ड पकड़े हुए है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अगले सीन में यीफान क्लास जा रही होती है, लेकिन उसकी ड्रेस किसी चीज में फंस जाती है, जिससे उसकी स्कर्ट की सिलाई खुल जाती है। डोर पर वो नोटिस करती है कि उसकी आधी स्कर्ट की सिलाई खुल गई है। वो धागे को फॉलो करने ही वाली होती है कि बाईयू वहां धागा लेकर आता है और फिर उसकी कमर को अपनी शर्ट से कवर कर देता है। इसके बाद जब वो क्लास में आती है तो यानकी उसकी कमर पर बंधी शर्ट को नोटिस करता है। क्लास के बाद बाईयू यीफान के पास आकर कहता है, तुम्हारा आईडी कार्ड। यीफान को याद आता है कि ये वही लड़का है जिससे वो टकराई थी। वो बाईयू से कहती है, थैंक यू आईडी कार्ड वापस करने के लिए। बाईयू मुस्कुरा कर कहता है, मैं ये कार्ड वापस करने आया था, तो तुम्हें मुझे ठीक से थैंक यू कहना चाहिए। यीफान कंफ्यूज्ड होकर कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? बाईयू शरारत से कहता है, मुझे लंच ऑफर करो। इसके बाद वो लंच के लिए कैंटीन में आते हैं। लड़कियां बाईयू के बारे में बातें कर रही होती हैं क्योंकि वो काफी हैंडसम था। अब यानकी वहां आता है, उन्हें देखता है और फिर जेलसी में चला जाता है। अगले सीन में यीफान को यानकी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, इंग्लिश स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी में आओ। वो खुशी खुशी वहां चली जाती है। यानकी उसे इंग्लिश में हेल्प करता है। उसे रियलाइज होता है कि यीफान की इंग्लिश काफी पुअर है। यानकी यीफान को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए एक ट्रिक सोच रहा होता है, तो उसे एक आइडिया आता है। वो उसे एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक बुक देने का सोचता है और उसमें एक नोट डाल देता है जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की होती हैं। अगले दिन वो बुक यीफान को देता है। यीफान बुक पाकर बहुत हैप्पी होती है क्योंकि उसे लगता है कि यानकी ने उसके लिए बुक खरीदी है। उसकी फ्रेंड बुक देखकर कहती है, मेरे पास भी ऐसी एक बुक है, क्योंकि मॉनिटर सबके लिए ऐसी बुक्स लाया था। लेकिन यानकी की दी हुई बुक यीफान के लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए वो उसे ध्यान से शेल्फ पर रख देती है और एग्जाम की तैयारी के लिए अपनी फ्रेंड की लाई हुई बुक से स्टडी करती है। दूसरी तरफ यानकी सोचता है, यीफान ने अब तक मैसेज देख लिया होगा, फिर उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया। अगले दिन वो उसे लाइब्रेरी में मिलता है और उससे नोट के बारे में पूछता है, क्या तुमने नोट पढ़ा? यीफान ने बुक नहीं खोली थी, इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि नोट में क्या है, लेकिन वो झूठ बोल देती है, हाँ मैंने पढ़ा। यानकी उससे पूछता है, तो तुम क्या सोचती हो जो उसमें लिखा था? यीफान सोचती है कि वो उसे टेस्ट करना चाहता है कि उसने बुक की एक्सरसाइजेस ध्यान से की हैं या नहीं। वो एक्सरसाइजेस टफ थी, तो वो कहती है वो अच्छा नहीं था। यानकी सोचता है कि वो कन्फेशन नोट के बारे में बात कर रही है, जबकि वो बुक की एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर रही होती है। अब उनके बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। यानकी सोचता है कि यीफान ने उसका कन्फेशन रिजेक्ट कर दिया है, तो वो दुखी होकर चला जाता है। यीफान की फ्रेंड उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है, सब वहां होंगे। तो यीफान पूछती है, क्या यानकी और उसके फ्रेंड्स भी आएंगे? वो कहती है हाँ, तो यीफान जाने के लिए मान जाती है। अब अगला सीन पार्टी का होता है, जहां यीफान यानकी का वेट कर रही होती है, लेकिन वो नहीं आता। यीफान उसके फ्रेंड से यानकी के बारे में पूछती है। वो कहता है वो अपना सामान शिफ्ट करने में बिजी है। अब वो बाहर जाकर उसे मैसेज करती है, तुम रूम क्यों चेंज कर रहे हो? क्या तुम उससे नाराज हो? अब यीफान का एक सीनियर वहां आकर उससे बात करने लगता है। तभी बाईयू भी आता है, जिसे देखकर सीनियर चला जाता है। तो यीफान बाईयू को थैंक यू कहती है। बाईयू यीफान का हाथ पकड़कर कहता है, चलो अंदर चलते हैं। वो अंदर जाकर यानकी को देखती है, उसके बगल में बैठती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाईयू को देखता रहता है। फिर बाईयू यीफान को सॉन्ग्स चूज करने के लिए ले जाता है,
जिससे यानकी को जेलस फील होता है। अगले सीन में यीफान बहुत एक्साइटेड होती है क्योंकि आज सभी स्टूडेंट्स के साथ उसका पब्लिसिटी फोटोशूट था। अब टीचर उन्हें फोटोग्राफर से मिलवाती है जो बाईयू होता है। सभी स्टूडेंट्स का ग्रुप फोटो लेने के बाद वो यीफान को सोलो फोटो के लिए अलग ले जाता है। तभी वो यानकी को वहां आते हुए देखती है तो वो उसके पास चली जाती है। बाईयू भी उसे फॉलो करता है। उन्हें साथ देखकर यानकी अपसेट हो जाता है। वो बाईयू से कहता है जल्दी से इसकी फोटोज ले लो क्योंकि इसे बाद में कहीं जाना है। अब बाईयू यानकी की कई फोटोज लेता है और उसे देखने के लिए कहता है, लेकिन वो चला जाता है। अब वहां फोटोशूट हो रहा होता है लेकिन बारिश की वजह से डिले हो जाता है। तब एक लड़का सजेस्ट करता है जब तक बारिश हो रही है हमें हॉरर स्टोरी सुनानी चाहिए। लोग एक सर्कल में बैठ जाते हैं। यानकी जाने लगता है तो बाईयू उसे रोकता है, क्या तुम हॉरर स्टोरी से डरते हो? फिर वो यीफान और उसके बीच में बैठ जाता है। अब एक स्टूडेंट एक हॉरर स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है। अचानक कैमरा यीफान पर गिरने लगता है लेकिन यानकी उसे बचा लेता है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। यीफान उसे बैंडेज लगाने के लिए कहती है लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी ये बड़ी चोट नहीं है। लेकिन यीफान फिर भी उसे साथ ले जाती है और बैंडेज करते समय उससे पूछती है तुम रूम क्यों चेंज कर रहे हो? क्या तुम्हें कैंपस में रहना पसंद नहीं है? वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी बाईयू आता है और कहता है बारिश रुक गई है तो हम अब फोटोशूट कर सकते हैं। तो यानकी कहता है मेरे हाथ में बैंडेज लगी है तो मैं नहीं आ सकता। यीफान उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और जाने लगती है लेकिन यानकी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। उसे ऐसा करते देख यीफान शॉक्ड हो जाती है। वो उससे पूछती है क्या हुआ? जब यानकी बाईयू को खड़ा हुआ देखता है तो वो कहता है कुछ नहीं। तो वो दोनों चले जाते हैं। अगले सीन में यानकी का फ्रेंड गुस्से में आता है। यानकी उससे पूछता है क्या हुआ? वो कहता है मैं बाईयू के साथ फोटो सेलेक्ट करने जा रहा था लेकिन लास्ट मोमेंट पर टीचर ने मना कर दिया और अब यीफान उसके साथ है। फिर वो कहता है बाईयू ने ही टीचर को यीफान के बारे में बताया होगा। अगले सीन में यीफान मिंग के साथ फोटो सेलेक्ट करने जा रही होती है जब उसे यानकी का मैसेज आता है। वो उसे एक अपार्टमेंट देखने के लिए अपने साथ चलने को कहता है, क्या तुम मेरे साथ अपार्टमेंट देखने चलोगी? ये सुनकर यीफान हैप्पी हो जाती है लेकिन उसे बाईयू के साथ अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ता है। वो मिंग से कहती है तुम बाईयू के साथ फोटो सेलेक्ट करने चली जाओ। फिर वो यानकी के साथ अपार्टमेंट देखने जाती है। वे 2 अपार्टमेंट्स देखते हैं लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आते। अगला अपार्टमेंट अच्छा होता है लेकिन उसका रेंट काफी हाई होता है। लेकिन यानकी कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसके लिए मान जाऊंगा। अगले दिन यीफान यानकी को उसका सामान शिफ्ट करने में हेल्प कर रही होती है। सारा काम खत्म करने के बाद यानकी उसे बैठने के लिए कहता है और उसकी पैंट्स मोड़ता है क्योंकि वो उसके घुटने पर मेडिसिन लगाना चाहता था। उसे कल अपार्टमेंट ढूंढते समय चोट लग गई थी। यीफान कहती है मुझे एम्बेरस फील हो रहा है, मैं खुद कर लूंगी। तो यानकी कहता है हाई स्कूल में तुम और शाओ सॉन्ग काफी क्लोज थे तो अब मेरे साथ शाय क्यों फील कर रही हो? तब वो यानकी की बात मान जाती है और वो मेडिसिन लगाने लगता है। उसके बाद वो जाने लगती है और जाने से पहले उसे गिफ्ट में एक टॉय देती है। अगले सीन में यीफान मॉल में होती है और वहां देखी गई दूसरी लड़कियों की तरह चलने और मूव करने की कोशिश कर रही होती है। तभी बाईयू उसे देख लेता है और समझ जाता है कि वो क्या कर रही है। तो वो उसे स्टूडियो ले जाता है और कहता है ये ड्रेस ट्राई करो। फिर वो उसकी कई ब्यूटीफुल पिक्चर्स क्लिक करता है। दूसरी तरफ यानकी अपना मोबाइल यूज कर रहा होता है जब वो यीफान की फोटोज देखता है जो किसी ने ग्रुप में पोस्ट की थी। लोग उस पर कमेंट कर रहे थे और बाईयू की फोटोग्राफी की तारीफ कर रहे थे। अगले दिन यीफान वही ड्रेस पहनकर कॉलेज आती है। सभी स्टूडेंट्स उसे ऐसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। वो सीधे यानकी के पास जाती है और पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ? वो कहता है मैंने तुम्हारी फोटोज देखी। फिर वो ब्लंटली कहता है ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल सूट नहीं कर रही। ये सुनकर यीफान सैड फील करती है और एक तरफ बैठ जाती है। अगले दिन हम यानकी को एक ऑडिशन के लिए पियानो बजाते हुए देखते हैं लेकिन उसका मूड बहुत खराब था इसलिए वो बहुत बुरी तरह पियानो बजा रहा था। ये सुनकर जजेस सोचते हैं कि यानकी को पियानो बजाना नहीं आता तो वो उसे डांटते हैं और वो बाहर आ जाता है। जब सबको पता चलता है कि यानकी सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो सब सैड फील करते हैं क्योंकि अब वो म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। उसके बाद वो उस रूम में जाते हैं जहां वो म्यूजिक प्रैक्टिस करते थे लेकिन वहां एक दूसरा बैंड आ गया था। वे उनसे पूछते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वे कहते हैं अब तुम लोग किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो हम यहाँ क्लासिकल की जगह रॉक म्यूजिक प्रैक्टिस करेंगे। उस ग्रुप का लीडर उनसे बदतमीजी से बात करने लगता है और फिर लड़ाई हो जाती है। ज्यादातर चोटें यानकी के ग्रुप को लगी थी। अगले सीन में यीफान को मिंग का कॉल आता है। वो उसे यानकी की लड़ाई के बारे में बताती है तो यीफान यानकी के पास जाने लगती है। बाईयू उसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हें यानकी के पास अपनी बाइक पर ले जाऊंगा। तो यीफान उसके साथ बैठ जाती है। क्लिनिक पहुंचने के बाद वो देखती है कि यानकी के फ्रेंड्स को कई चोटें लगी थी। इस बीच यानकी डॉक्टर के रूम से बाहर आता है।
उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो ही फान को बाइयू के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है और जाने लगता है। बाइयू उसे रोकता है और कहता है, ही फान तुमसे मिलने आई थी। वो कहता है, अगर वो मुझसे मिलने आई थी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके बाद यानकी का गुस्सा शांत करने के लिए एक टार्ट्स बनाती है और उसके लिए एक टेडी बियर में एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि क्या कहना है, फिर स्कूल में सिखाया गया एक सॉन्ग गाने लगती है। अगले सीन में यानकी देखता है कि उसके फ्रेंड्स रूम छोड़ रहे थे क्योंकि टीचर ने वो रूम रॉक ग्रुप को दे दिया था। तो यानकी घर आ जाता है। जब वो ही फान का गिफ्ट देखता है और उसका रिकॉर्डेड मैसेज सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है। इसके बाद ही फान को एक एनोनिमस बुके मिलता है। उसमें एक जगह पर आने के लिए लिखा होता है। वो सोचती है कि यानकी ने उसे थैंक यू कहने के लिए बुके भेजा है, तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर वो टाइम पर उस जगह पहुंच जाती है जहां वो यानकी का वेट कर रही होती है। तभी बाइयू वहां पहुंच जाता है। वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो उसे बताता है, आज मेरा बर्थडे है और मेरे साथ इसे सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं है। अब ही फान उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मान जाती है। पहले वो उसे हॉर्स राइड के लिए ले जाता है और फिर उसके साथ बैठता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। तब ही फान को रियलाइज होता है कि आज बाइयू का बर्थडे नहीं है। वो उससे पूछती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहती है, लेकिन मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो बाइयू पूछता है, यानकी में ऐसा क्या खास है जो तुम उसे पसंद करती हो? तो वो यानकी की तारीफ करने लगती है। अगले सीन में ही फान देखती है कि बाइयू ने सोशल मीडिया पर उसकी बर्थडे पिक्चर अपलोड कर दी है। वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। तभी वो यानकी से मिलती है और वो फोटो छिपाने की कोशिश करती है। वे साथ बैठकर लंच करते हैं। यानकी उसे एक टार्ट के लिए थैंक यू कहता है। वो उससे पूछती है, तुमने लड़ाई क्यों की? तो वो उसे सारी डिटेल्स बताता है। ये सुनकर यी फान को बहुत गुस्सा आता है। अगले सीन में यी फान यानकी को मैसेज करके पूछती है, क्या तुम मेरे साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट में चलोगे? वो उसी क्लास में दूसरी बेंच पर बैठा होता है। वो उसे आवाज देता है और कहता है, क्लास के बाद बाहर मिलना। ये सुनकर पूरी क्लास सरप्राइज हो जाती है। अगले सीन में वे दोनों कॉन्सर्ट देखने जाते हैं। वो शुरू में बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन कॉन्सर्ट सुनते सुनते सो जाती है क्योंकि वो क्लासिकल म्यूजिक था। अगले सीन में हम यी फान और यानकी को कॉन्सर्ट के बाद बाहर आते हुए देखते हैं। यानकी उसे बताता है, कॉन्सर्ट स्टार्ट होते ही तुम सो गई थी। फिर वो उसे एक क्लब में ले जाता है। वहां के म्यूजिशियंस को देखकर यानकी कहता है, वे ट्यून में नहीं गा रहे हैं। तो दूसरे लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं। अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद यानकी यी फान से पूछता है, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? वो कहती है, अब हमें तुम्हारे घर चलना चाहिए। और फिर वो उसके घर आकर वीडियो गेम्स खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यानकी देखता है कि यी फान सो गई है और उसके फोन पर एक सॉन्ग बज रहा था। उसे वो म्यूजिक बहुत पसंद आता है और वो उसे सुनने लगता है। अगली सुबह यानकी अपने म्यूजिक टीचर के पास जाता है। टीचर उसे बताते हैं, मैंने जजेस को तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने देने के लिए कन्विंस कर लिया है। ये सुनकर वो हैप्पी हो जाता है क्योंकि वो उनसे इसी बारे में बात करने आया था। इस बीच यी फान यानकी के रूम में उठती है। पहले तो वो कंफ्यूज हो जाती है, मैं कहाँ हूँ? फिर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है, मैं कल रात यानकी के घर रुकी थी। यानकी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। यी फान उसे खाने लगती है, लेकिन उसे टेस्ट पसंद नहीं आता। फिर भी सब खा लेती है। वो ब्रेकफास्ट खाने की वजह से उसका पेट खराब हो जाता है। कॉलेज में प्रैक्टिस करते समय वो बार बार वॉशरूम जाती रहती है। उसकी टीचर उसे बताती है, तुम्हें अगले हफ्ते के कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वो उनसे पूछती है, मैंने सुना था कि फ्रेशर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। टीचर कहती हैं, तुम्हें ये चांस हमारी रिकमेंडेशन की वजह से मिला है। अगले सीन में यानकी अपनी टीम को बताता है, हम फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वे हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिस के लिए कोई जगह नहीं थी। अगले दिन यानकी शाओ सॉन्ग के जिम में जाता है और उससे हेल्प मांगता है। वो मान जाता है, तो यानकी की पूरी टीम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वहां मूव हो जाती है। अगले सीन में यानकी अपनी प्रैक्टिस के बाद ग्राउंड पर यी फान से मिलने आता है। वो भी प्रैक्टिस कर रही थी। वो उसे बताती है, मैं अपने मैच को लेकर बहुत नर्वस हूँ। वो उसे बताता है, तुमने एक बार कहा था कि कंपटीशन जीतने से ज्यादा उसे एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर यी फान को बहुत अच्छा फील होता है। फिर दोनों अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद यानकी के कंपटीशन का दिन होता है और उसी दिन यी फान का भी मैच था। यानकी यी फान की दी हुई कैंडी खाता है और अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है। पहले तो सबको उनकी परफॉर्मेंस बोरिंग लगती है, लेकिन जब वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स का अच्छे से यूज करते हैं तो सब एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ यी फान भी कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब होती है। मैच के बाद वो यानकी के पास जाती है, जहां वो अकेले पियानो बजा रहा होता है। तो यी फान उसका पियानो सुनने के लिए स्टेज पर बैठ जाती है। वहां एक और लड़की होती है जो उन्हें देखकर मुस्कुराती है। इस लड़की का नाम तंग तंग था। अगले सीन में यानकी यी फान को एक पार्टी में जाने के लिए कहता है।
तांगतांग यानकी के फ्रेंड्स के साथ होती है जब यानकी वहां पहुंचता है। तांगतांग यानकी के क्लोज हो जाती है तो यीफान पीछे हट जाती है क्योंकि उसने हाई स्कूल में तांगतांग को यानकी के साथ देखा था। अगले सीन में तांगतांग यानकी के फ्रेंड्स को बता रही होती है, यानकी और मैं साथ में पियानो बजाते थे। दूसरी तरफ यानकी यीफान के साथ बैठा होता है और वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर जब यीफान वॉशरूम जाती है तो तांगतांग भी वहां जाती है। यीफान गलती से तांगतांग की ड्रेस पर पानी गिरा देती है तो वो कहती है, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, बस इसके बदले मुझे एक नई ड्रेस दिला दो। यीफान को कुछ समझ नहीं आता तो तांगतांग उसे दीवार से सटाकर थैंक यू कहती है, यानकी का ध्यान रखने के लिए थैंक यू, लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ तो यानकी से दूर रहो क्योंकि यीफान तुम यानकी के लिए कुछ भी नहीं हो। वो ये कहकर चली जाती है जिससे यीफान शॉक्ड रह जाती है। तांग के फ्रेंड्स कहते हैं, हम तुम्हें घर ड्रॉप कर देंगे, लेकिन वो देखती है कि यानकी यीफान को घर ड्रॉप करने जा रहा है तो वो अपनी एंकल मोड़ लेती है और यानकी को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है, लेकिन यानकी मना कर देता है, मैं यीफान को घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ। लेकिन यीफान कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तो यानकी तांग को घर ड्रॉप करने चला जाता है। यीफान दुखी चेहरे के साथ घर जा रही होती है जब वो भाईयू से मिलती है जो उसे एक राइड के लिए कहता है। तभी मिंग भी पहुंच जाती है और भाईयू से कहती है वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि हॉस्टल का गेट बंद होने वाला है। भाईयू के जाने के बाद मिंग यीफान से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है, यानकी की चाइल्डहुड फ्रेंड आ गई है। अगले सीन में हम भाईयू को तांग के साथ देखते हैं। वो कजन्स होते हैं और उसने भाईयू को यीफान में इंटरेस्ट लेने के लिए कहा था ताकि वो यानकी में इंटरेस्ट न ले और उसका रास्ता साफ हो जाए। अगली सुबह यीफान एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर कॉलेज आती है, लेकिन वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि तांग ने भी वही ड्रेस पहनी हुई है। क्लास में दोनों यानकी की राइट और लेफ्ट साइड पर बैठती हैं। फिर यानकी का फ्रेंड यीफान की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देता है तो यानकी उसे पहनने के लिए अपनी शर्ट देता है और उसे अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए कहता है। यह देखकर तांग को जेलस फील होता है। अगले सीन में यीफान तांग के साथ वॉलीबॉल खेलती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन तांग को खेलना नहीं आता। पहले राउंड के बाद यानकी भी मैच देखने आता है तो उसे इम्प्रेस करने के लिए वो बॉल बहुत ऊंचा फेंकती है जो यानकी के हेड पर लगती है और वो फेंट हो जाता है। अब हम यीफान को हॉस्टल में देखते हैं जहां तांग उसे यानकी से मिलने नहीं देती। वो उससे कहती है, तुम्हारी वजह से वो इस कंडीशन में है, इसलिए उससे दूर रहो। यीफान उससे मिलने के लिए बॉयज टॉयलेट में जाती है। यानकी उसे वहां देखता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी कोई अंदर आने लगता है तो वो दोनों वॉशरूम में छिप जाते हैं। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए बिस्किट्स लाई हूँ। वो उसे खाने के लिए कहती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो वॉशरूम में है तो बाहर आकर वो यानकी को बिस्किट्स खाने के लिए कहती है। वो कहता है, मैं बाद में खा लूंगा। तभी टांग पहुंच जाती है और बिस्किट का पैकेट फेंक देती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि यानकी को पीनट से एलर्जी है? अब यीफान यानकी से सॉरी कहती है और चली जाती है। अगले सीन में हम एक क्रिसमस पार्टी देखते हैं जहां यीफान बाहर जाती है और यानकी को फोन पे किसी से बात करते हुए देखती है। फिर वो उसे बताता है कि टैंग उसे एक पार्टी में इनवाइट कर रही है जहां उन्हें एक साथ डुएट परफॉर्म करना है तो यीफान उसे जाने के लिए कह देती है। बाद में वो बहुत सैड खड़ी होती है। कोई पूछता है, तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? तभी भाईयू आकर कहता है, मैं उसका पार्टनर हूँ। पार्टी के बाद यीफान भाईयू को थैंक यू कहती है और चली जाती है। यानकी और टैंग भी आ रहे होते हैं। टैंग की आंख में कुछ चला जाता है और यानकी उसे निकालने के लिए उसके क्लोज आता है। तभी यीफान पहुंच जाती है और उन्हें क्लोज देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। वो सैड होकर एक क्लब में चली जाती है जहां वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है। भाईयू वहां आकर उसे ड्रिंक करने से रोकता है और उसे ले जाने लगता है। तभी यीफान की फ्रेंड उन्हें देख लेती है और एक पिक्चर ले लेती है। जब मिंग को पता चलता है कि यीफान भाईयू के साथ है तो वो यानकी को बता देती है। भाईयू ड्रंक यीफान के क्लोज हो रहा होता है कि यानकी पहुंच जाता है और उसे पंच मारकर यीफान से दूर रहने के लिए कहता है। मिंग यीफान को ले जाती है। भाईयू और यानकी लड़ने लगते हैं। भाईयू कहता है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। यानकी ये कहकर चला जाता है, मैं तुम पे नजर रखूंगा। अगले दिन टैंग क्लास में यानकी को बताती है कि एक मीटिया शार होने वाला है। वो यानकी को बताती है, जो भी कपल इस मीटिया शार को एक साथ देखता है वो साथ रहता है। ये सुनकर यानकी उससे डिटेल्स पूछता है। अगले सीन में हम मिंग और शाओ सॉन्ग को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वो यीफान का वेट कर रहे होते हैं। जब यीफान पहुंचती है तो शाओ सॉन्ग उसे मीटिया शार के बारे में बताता है। एक्चुअली यानकी ने शाओ सॉन्ग को यीफान को मीटिया शार देखने के लिए लाने को कहा था ताकि वो इसे एक साथ देख सके। टैंग और यानकी एक साथ होटल पहुंचते हैं। वो हैप्पी थी कि यानकी उसके बगल वाले रूम में रहेगा, लेकिन यानकी अपर फ्लोर पर एक रूम लेता है। अब शाओ सॉन्ग भी यीफान के लिए अपर फ्लोर पर एक रूम लेता है। अगले सीन में हम उन सबको डाइनिंग एरिया में देखते हैं जहां वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं।
टैंग यानकी को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यानकी बारबेक्यू स्टिक लेकर यीफान के पास चला जाता है। वो बारबेक्यू स्टिक यीफान को देता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है, जबकि वो कुकिंग करने लगता है। बाद में यानकी शाओ सॉन्ग से यीफान के बारे में पूछता है और वो उसे बताता है कि वो बाहर गई है। अब वो उसे ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ हम यीफान को बारिश से बचने के लिए एक शेड के नीचे खड़े हुए देखते हैं। अब यानकी भी वहां पहुंच जाता है। वो उसके गीले बालों को सुखाने लगता है। फिर वो क्रिसमस पार्टी छोड़ने के लिए यीफान से अपोलोजाइज करता है। वो उसे बताता है, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे रुकने के लिए कह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसके बालों को भी टच करने लगता है। तभी टैंक पहुंच जाती है और उन्हें इतना क्लोज देखकर जेलस फील करती है। बारिश रुकने के बाद वो सब होटल वापस जाने लगते हैं और रास्ते में मिलते हैं। तभी आसमान से एक मीटिया शार गुजरता है और सब उसे देखते हैं। अगले सीन में यीफान अपने फ्रेंड्स को बाईयू और यानकी से मिलवाती है। बाईयू सबसे बात कर रहा होता है, जबकि यानकी यीफान को देख रहा होता है। बाईयू ड्रिंक करने के लिए बाहर जाता है और यीफान की एक फ्रेंड उसे अपनी फोटो क्लिक करने के लिए कहती है। अगले सीन में वो बाईयू के साथ उसके स्टूडियो में होती है। फोटोशूट के बाद वो बाईयू को अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है। जब बाईयू मना कर देता है तो वो यीफान की बुराई करने लगती है। उसमें ऐसा क्या खास है? फिर वो जेलसी में चली जाती है। अगले सीन में यीफान मिंग के साथ कैंटीन में बैठी होती है और सब अपने मोबाइल को देखते हुए उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो अपना मोबाइल देखती है और पाती है कि किसी ने उसकी हाई स्कूल की फोटोज अपलोड करके लिखा है कि वो ट्रांसजेंडर है। ये देखकर यीफान को बहुत गुस्सा आता है। कुछ लड़के यानकी को कहते हैं कि उसे एक ट्रांसजेंडर लड़की पसंद है। यानकी इस बात पर उनसे लड़ने लगता है। बाद में बाईयू और यानकी दोनों ये पता लगाने लगते हैं कि ये सब किसने किया है। अगले सीन में तांग यीफान के पास जाती है, लेकिन मिंग उसे मिलने नहीं देती। वो कहती है, मैं बस उसे ये बताने आई हूं कि वो छिपे नहीं बल्कि सबको एक्सप्लेन करे। अब तांग की बातें यीफान को मोटिवेट करती हैं और वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। वहां भी सब उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। उसका कोच उसे बताता है, लोग मेरे बारे में भी यही बातें कहते थे, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर किया और आगे बढ़ गया, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद बाईयू और यानकी पता लगा लेते हैं कि ये सब किसने किया है। फिर वो एक प्लान बनाते हैं। अगले सीन में यीफान एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, जब यानकी भी वहां पहुंच जाता है। फिर वो बैठकर ड्रिंक करते हैं और बातें करते हैं। यीफान कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रिंक कर सकते हो। वो कहता है, हाँ कभी कभी कर लेता हूँ। अगले सीन में बाईयू उस लड़की के पास एक बुके लेकर जाता है और उससे बात करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ यानकी उस लड़की के अकाउंट में लॉगिन करता है और वही ये सब पोस्ट कर रही होती है। यानकी पोस्ट करता है, थोड़ी देर में एक लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है, और सबको इस बारे में पता चल जाता है। अब यानकी भी वहां पहुंच जाता है और वो यीफान की फोटोज के बारे में बात करने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो फोटोशॉप्ड है। लड़की कहती है, नहीं वो फोटोशॉप नहीं है। तो वो पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता? वो झूठ बोलने लगती है। तब यानकी उसे बहुत सारे प्रूफ दिखाता है। यीफान भी वहां पहुंच जाती है और लड़की से पूछती है, क्या ये सब तुमने किया है? वो मना करने लगती है। तभी तांग भी पहुंच जाती है और लड़की को स्लैप मारती है। तुम्हारी वजह से यीफान और मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, क्योंकि सबने सोचा कि मैंने ये फोटोज पोस्ट की हैं। अब वो उसे प्रूफ के तौर पर कुछ रिपोर्ट्स दिखाती है और लड़की मान लेती है कि उसने ये सब जेलसी में किया है। यीफान उससे कहती है, मैंने तुम्हें एक फ्रेंड माना था, मैं एक तुमोई थी, लेकिन मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की, जो मेरे लिए डिफिकल्ट था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। फिर वो सबको थैंक यू कहती है ये सब करने के लिए और चली जाती है। तांग भी उसके पीछे आती है और उससे अपोलोजाइज करती है। वो उसे थैंक यू भी कहती है। अगले दिन यीफान उस लड़की के खिलाफ रिपोर्ट करती है। अगले सीन में हम यानकी को पियानो बजाते हुए देखते हैं। यीफान भी वहां पहुंच जाती है तो वो उसे पियानो सिखाने लगता है। इसके बाद हम एक पास का सीन देखते हैं जहां सभी लड़के उसे लड़का समझकर टीज करते थे, इसलिए उसने मिंग की हेल्प से खुद को एक लड़की बना लिया था। प्रेजेंट में तांग उससे कहती है, जब कोई किसी दूसरे को पसंद करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है या लड़की, वीक है या स्ट्रांग। ये कहकर वो वाईफान को साइड हक करता है और कहता है, अब सब ठीक है। अगले सीन में यीफान, जो शाओ सॉन्ग के साथ रह रही थी, अपने हॉस्टल जाती है, जहां कुछ रूममेट्स उससे अपोलोजाइज करती हैं। तो यीफान उन सबको माफ कर देती है और उन्हें हक करती है। अगले सीन में जब वो कॉलेज में होती है तो वो किसी से टकरा जाती है और उसका स्कार्फ गिर जाता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उड़कर लेक में गिर जाता है। वो पानी में जाने लगती है, लेकिन बाईयू उसे रोकता है और खुद लेक में जाकर उसे स्कार्फ देता है। वो उससे पूछता है, ये स्कार्फ इतना स्पेशल क्यों है? क्या किसी स्पेशल ने तुम्हें ये दिया है?
वो कुछ नहीं कहती तो भाई यू समझ जाता है कि यन की ने उसे ये दिया होगा। फिर वो उससे अपोलोजाइज करता है और ही फान भी उसे थैंक यू कहती है। अगले सीन में यन की ही फान को स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी आने के लिए कहता है। वो आने के लिए मान जाती है। जब वो लाइब्रेरी पहुंचती है तो भाई यू भी वहां आ जाता है। उसे देखकर यन की का मूड ऑफ हो जाता है। अब वो दोनों उसे अलग अलग आइडियाज दे रहे होते हैं। ही फान उन्हें पार्टी होस्ट करते हुए देखकर कैंडी खा रही होती है। बाद में रात में वो दोनों उसे हॉस्टल ड्रॉप करने जाते हैं। बाद में बाई यू यनकी से कहता है, अब मैं ऑफिशियली ही फान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। यनकी उसकी बातों पर मुस्कुराता है और चला जाता है। अगले सीन में ही फान की फ्रेंड उससे पूछती है, क्या तुमने घर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक कर ली है? यह सुनकर ही फान शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो टिकट बुक करना भूल गई थी। फिर वो जल्दी से मिंग और श्याओ सॉन्ग के साथ जाती है और पता चलता है कि सारी टिकट्स पहले ही बुक हो चुकी थी। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक स्लो ट्रेन मिलती है और उसे बुक करना पड़ता है। अब यन की ही फान से पूछता है, क्या तुम्हें टिकट मिल गई? वो बहुत सैड फील करती है, क्योंकि उसे एक स्लो ट्रेन की टिकट मिली थी। यन की उससे पूछता है, क्या मैं तुम सबके साथ ट्रेवल कर सकता हूँ? ये सुनकर ही फान हैप्पी हो जाती है। अगले सीन में हम उन चारों को ट्रेन में देखते हैं, जहाँ श्याओ सॉन्ग और मिंग साथ होते हैं, जबकि यन की और ही फान एक तरफ बैठकर गेम्स खेलने और ऐसे ही एंजॉय कर रहे होते हैं। रात में सोते समय एक आदमी ही फान के कंधे पर अपना सिर रखने लगता है। यन की अपनी सीट ही फान की सीट से एक्सचेंज कर लेता है। अब ही फान और वो आदमी दोनों यन की के कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाते हैं। रात में किसी आवाज की वजह से ही फान उठ जाती है और ट्रेन के डोर के पास खड़ी हो जाती है। यन की भी उसके पीछे आता है। अब वो बातें करने लगते हैं। ट्रेन में झटका लगता है और यन की ही फान के क्लोज आ जाता है। यन की का बटन ही फान के कपड़ों में फंस जाता है और वो उसे निकालने लगती है। तभी श्याओ सॉन्ग और मिंग भी पहुंच जाते हैं और वो कार्ड्स खेलने का सजेस्ट करते हैं। तो वो सब कार्ड्स खेलने लगते हैं, जहां हारने वाले के चेहरे पर टेप लगाया जाता है और इस तरह सबके चेहरे पर बहुत सारी टेप लग जाती है। इस तरह वो सनराइज भी देखते हैं। अगले सीन में ही फान मार्केट में होती है। उसके डैड ने उसे कुछ आइटम्स लाने के लिए भेजा था। वो एक लेडी को देखती है जो बहुत लवली थी, तो वो सोचती है कि शायद वो एक स्टार है। अब वो आइटम्स ले रही होती है जब लेडी आकर उसकी हेल्प मांगती है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मुझे ठीक से मीट खरीदना नहीं आता। जीफान उसकी हेल्प करती है। उसने बहुत सारे आइटम्स लिए थे तो जीफान उसे घर ड्रॉप करने भी जाती है। अब लेडी हीफान को अपने घर लंच के लिए इनवाइट करती है, लेकिन हीफान मना कर देती है। अगले दिन हीफान फिर से स्टोर पर होती है और वो फिर से लेडी से मिलती है और इस बार लेडी हीफान को अपने घर के अंदर ले जाती है। हीफान उसके घर में काउच पर बैठी होती है। लेडी कुछ लेने के लिए किचन में जाती है। तभी लेडी का सन पहुंचता है, जिसने टी शर्ट नहीं पहनी होती है। जब हीफान उसे देखती है तो वो यनकी होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब हीफान को रियलाइज होता है कि वो यनकी के घर पर है और जिस लेडी को वो आंट समझ रही थी वो यनकी की मॉम है। अब मॉम ये जानकर हैप्पी होती हैं कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो यनकी को डांटती भी है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी फ्रेंड इतनी नाइस है। अब वो लंच बनाने चली जाती हैं, उन्हें टीवी देखने के लिए कहकर, और यनकी से कहती हैं मौके का फायदा उठाओ, क्योंकि उसकी मॉम को हीफान बहुत पसंद आई थी। अब वो बैठे होते हैं और यनकी को समझ नहीं आता कि क्या बात करनी है। अब टीवी पर रोमांटिक सीन चल रहे होते हैं, जिससे सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। यनकी घबराकर टीवी बंद कर देता है। फिर वो जीफान को कुछ फ्रूट खाने के लिए कहता है। जब वो फ्रूट खा रही होती है तो यनकी उसे देखता रहता है। किचन में प्रेशर कुकर की विसल बज रही होती है, तो जीफान उठकर किचन में जाती है। तभी प्रेशर कुकर अचानक खुल जाता है और मीट का एक टुकड़ा जीफान को लगता है। यनकी की मॉम भी वहां पहुंच जाती है और यनकी को जीफान के लिए आइस लाने के लिए कहती है। आइस लगाते समय वो अपोलोजाइज करती हैं। ये एक छोटी चोट है, लेकिन लड़कियों के लिए उनका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए तुम्हें केयरलेस नहीं होना चाहिए। अब जीफान जाने लगती है और यनकी उसे ड्रॉप करने जाता है। उन्हें पता चलता है कि वो नेबर्स हैं। अगले सीन में जीफान फायरवर्क्स देखने आती है और यनकी भी पहुंच जाता है। यनकी उसके लिए स्पार्कलर्स लाया था, जिन्हें वो जलाकर एंजॉय करते हैं। यनकी उसकी स्माइल देख रहा होता है जब उसे कुछ अजीब स्मेल आती है। वो देखता है कि जीफान की ड्रेस स्पार्कलर से आग पकड़ने वाली थी। वो जल्दी से जीफान का कोट उतारने का सोचता है, लेकिन उसकी ड्रेस बच जाती है। अब शाओ सॉन्ग और मिंग भी पहुंच जाते हैं और वो एक विश मांगते हैं। तभी आसमान में फायरवर्क्स होने लगते हैं। फायरवर्क्स देखते समय यनकी हीफान के क्लोज आता है, उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और उसके चीक पर किस करता है। हीफान मुस्कुराती है और उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। अगले सीन में हीफान यनकी के किस के बारे में सोच रही होती है।
कि क्या यनकी ने सच में उसे किस किया था। उसे यन का मैसेज भी आता है, क्या तुम जाग रही हो। यीफान उसे मैसेज करती है, क्या हम वॉक पर चल सकते हैं। और फिर वो यनकी के रिप्लाई का वेट करती है, लेकिन वो नहाने गया होता है, इसलिए वो रिप्लाई नहीं करता। अगले सीन में वो सब वापस आ चुके होते हैं, तो यनकी के लिए कुछ लाई थी। वो उसे कॉल भी करती है, लेकिन वो नहीं उठाता क्योंकि वो टैंक के साथ होता है। तो वो उससे मिलने उसके घर जाती है, लेकिन वो वहां भी नहीं होता। अब वापस आते समय वो यनकी के फ्रेंड्स को देखती है। वो उनसे यनकी के बारे में पूछती है और वो उसे बताते हैं वो स्कूल के प्रैक्टिस रूम में है, तो वो वहां जाने लगती है। दूसरी तरफ यानकी तांग के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे वहां तांग का रिजेक्शन लेटर मिलता है। वो उससे उसके बारे में पूछता है और वो कहती है, मैंने तुम्हारे बिना वर्क करने की बहुत कोशिश की। फिर वो यानकी को हक करती है और पूछती है, क्या हम फिर से एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। यीफान उन्हें इस तरह क्लोज देख लेती है और उसके हाथ से कुछ गिर जाता है और वो भाग जाती है। यानकी भी उसे देखता है और उसके पीछे आता है, उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकती। अगले सीन में यीफान शाओ सॉन्ग के साथ बॉक्सिंग कर रही होती है, जिसने यानकी का मास्क पहना होता है और वो अपना सारा गुस्सा निकाल रही होती है। शाओ सॉन्ग यानकी को मैसेज करता है, यीफान तुमसे बहुत नाराज है और उसे वहां आने के लिए कहता है। वो यीफान को भी समझाता है कि शायद जो उसने देखा वो वैसा नहीं था, लेकिन वो गुस्से में कहती है, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। अगले सीन में हम यीफान और शाओ सॉन्ग को जिम से निकलते हुए देखते हैं और यानकी वहां पहुंच जाता है। वो यीफान से कहता है, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाया हूँ। शाओ सॉन्ग भी उन्हें अकेला छोड़ देता है। अब यानकी उसे बताता है, मैंने तुम्हारा कॉल इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं तांग के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। वो पूछती है, सच में। तब यानकी उसे उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है। अगले सीन में यीफान को पता चलता है कि किसी ने बाई यू को मारा है, तो वो यानकी के साथ हॉस्पिटल आती है। वहां बैंडेज्ड बॉडी वाले एक पेशेंट को बाई यू समझकर वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर बाई यू बाहर से आता है और उन्हें राहत मिलती है। वो अब उन्हें सब कुछ बताता है। यीफान मिंग को कॉल करने वाली होती है, लेकिन बाई यू उसे रोकता है। वे सोचेंगे कि ये मेरी वजह से हुआ है। अब वो यीफान को रुककर उसकी देखभाल करने के लिए कहता है, लेकिन यानकी यीफान को भेज देता है और खुद बाई यू के साथ रुक जाता है। यीफान से कहता है, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। बाई यू उसके रुकने से हैप्पी नहीं था, तो वो यानकी को परेशान करने लगता है। कभी वो उसे एप्पल काटने के लिए कहता है। जब वो काट देता है तो वो कहता है, मुझे ग्रेप्स खाने हैं। और जब वो ग्रेप्स लाता है तो वो कहता है, मुझे डायरी वाले चाहिए। यानकी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और खुद ग्रेप्स खा लेता है। रात में जब यानकी सो रहा होता है तो बाई यू उसे जगाता है और उसे वॉशरूम ले जाने के लिए कहता है। अब यानकी उसके एटीट्यूड से इतना अनॉयड हो जाता है कि वो अगले दिन मिंग को वहां बुला लेता है। वो उसे इस तरह देखकर वरीड हो जाती है, तो वो उसे कंफर्ट करता है, मैं कल डिस्चार्ज हो जाऊंगा तो वरी करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम यीफान और यानकी को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं, जहां यानकी उसे एक मूवी पर जाने के लिए कहता है और यीफान खुशी खुशी मान जाती है। फिर वो टाइम पर यानकी के यहाँ पहुंच जाती है और वो मूवी देखने जाते हैं। सिनेमा में यानकी अपना हाथ यीफान के कंधे पर रखने ही वाला होता है कि यीफान उसे एक कपल को किस करते हुए दिखाती है और उसे बताती है, हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो क्या तुम्हें अंधेरे में साफ दिखाई दे रहा है। तो यानकी अपना हाथ यीफान के कंधे से हटा लेता है। फिर वो यीफान को हॉस्टल ड्रॉप करने जाता है और उसे प्रपोज करने ही वाला होता है कि उसका कोच आ जाता है, तो वो चली जाती है। अब वो घर आकर सोचता है कि यीफान को अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस करे। वो इंटरनेट पर सर्च करता है और यीफान को कुछ लिखता है जो उसे बहुत अजीब लगता है। अगले सीन में वो अपने घर पर यीफान के साथ कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है। जैसे ही यीफान एंटर करती है वो कहती है, यहाँ बहुत अंधेरा है। वो यानकी को लाइट ऑन करने के लिए कहती है, लेकिन यानकी झूठ बोलता है, बल्ब खराब हो गया है, और यीफान को बैठने के लिए कहता है, लेकिन यीफान सीधे बल्ब चेक करती है, जिससे यानकी का प्लान खराब हो जाता है। अब वो जल्दी से वाइन बॉटल्स और कैंडल उठाने लगता है, लेकिन यीफान ने पहले ही बल्ब ऑन कर दिया था और यानकी के साथ वाइन और ग्लासेस देखकर समझ गई थी। अगले सीन में वो सब सेलिब्रेट करने आते हैं, तो उसने उसका प्लान खराब कर दिया है। वो एम्बैरेस्ड होकर जाने लगती है। यानकी इस बार चांस मिस नहीं करना चाहता, तो वो यीफान के पीछे जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है, जिससे यीफान शॉक्ड हो जाती है। वो आखिर में उसे बता देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर यीफान सरप्राइज हो जाती है। अगले सीन में यीफान यानकी के घर पर होती है और वो उसके बाल सुखा रहा होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यानकी के साथ है। यानकी उसे बेड पर सोने के लिए कहता है और खुद सोफा पर सोने चला जाता है। यीफान जैसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, यानकी के पास आकर बैठ जाती है। उसे रियलाइज होता है कि यानकी भी जाग रहा है। वो उससे पूछता है, तुम क्या करने वाली हो। वो कहती है, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो यानकी उसे किस करता है और कहता है, अब तुम सो जाओगी। वो कहती है, अब तो मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी। फिर वो एक मूवी देखने लगते हैं। यीफान का ध्यान सिर्फ यानकी पर होता है।
अगले दिन वो दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, जहां एक फ्रेंड पूछता है, क्या तुम दोनों कल रात से साथ थे? यीफान घबरा कर कहती है, नहीं, हम बस रास्ते में मिले थे। वो कहता है, तुम दोनों नर्वस क्यों हो? क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? जिस पर यीफान मना करके भाग जाती है। अब क्लास में यनकी यीफान के बगल में बैठता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है, कोई देख लेगा, लेकिन यनकी को कोई परवाह नहीं होती। वो यीफान को बताता है, प्रोफेसर तान ने हमें क्लास के बाद ऑफिस में बुलाया है। अब वो दोनों प्रोफेसर के पास जाते हैं, जहां वो उन्हें बताते हैं, मैं कॉलेज एनिवर्सरी के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। अब पैंग भी वहां पहुंच जाती है। वे क्लासिकल म्यूजिक में अच्छे थे, तो टीचर उन्हें एक क्लासिकल पीस परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। फिर हम उन सबको रिहर्सल रूम में देखते हैं, जहां टैंग उन्हें बताती है, मैं तुम्हारे साथ परफॉर्म नहीं करूंगी क्योंकि मैं बिजी हूँ। इसके बाद हम यनकी को देखते हैं, जो यीफान के क्लोज आने का कोई चांस नहीं छोड़ता। कभी वो उसका हाथ पकड़ता है और कभी उसके बाल ठीक करता है। ये देखकर मिंग कहती है, तुम्हें हम सिंगल्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अब सब ऑडिशन के लिए जाते हैं। वहां टैंग बहुत नर्वस हो जाती है और पियानो नहीं बजाती, जिससे उनकी परफॉर्मेंस कैंसिल हो जाती है। यीफान यनकी से पूछती है, टैंग की प्रॉब्लम क्या है? वो उसे बताता है, उसे स्टेज फोबिया है। अब यीफान एक प्लान बनाती है। वो सबको बाहर बुलाती है और उन्हें बताती है, तुम लोग ऑडिशन फेल कर गए, तो अगर तुम एनिवर्सरी के दिन परफॉर्म करोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। एक लड़का कहता है, ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन यीफान सबको ऐसा करने के लिए कन्विंस कर लेती है। वे रॉक ग्रुप को भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। उन्हें परफॉर्मेंस के लिए कुछ मनी की जरूरत थी, तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ स्ट्रीट पर परफॉर्म करते हैं और इस तरह उनके शो को पब्लिसिटी मिल जाती है। अगले दिन यीफान तांग को अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है, मुझे स्टेज फोबिया है। अब उन्होंने बहुत सारे मनी कलेक्ट कर लिए थे। रात में यीफान स्टेज फोबिया पर रिसर्च करती है और पता चलता है कि दूसरों के सामने परफॉर्म करने से ये ठीक हो सकता है। फिर यानके की हेल्प से वो तांग को हॉल में बुलाती है और उससे बात करती है, तुम एक कावर्ड हो क्योंकि तुम यानकी के बिना कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम वैसी नहीं हो तो तुम्हें स्टेज पर परफॉर्म करना होगा और यानकी को दिखाना होगा। तांग को रियलाइज होता है कि वो ये सब उसका डर ठीक करने के लिए कर रहे हैं। वो कहती है, इससे कोई हेल्प नहीं होगी। तभी उनके ग्रुप के बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं और तांग को कन्विंस करते हैं। अगले सीन में एनिवर्सरी दिखाई जाती है, जहां बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं। वे परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं और जजेस कहते हैं, उनकी टीम तो आउट हो गई थी, तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन प्रोफेसर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। एक परफॉर्मेंस से क्या होगा? अब वो परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। यीफान तांग को चीयर करने के लिए एक टेडी ड्रेस पहनती है। अब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और उनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद की जाती है। और जब यीफान स्टेज पर आती है तो यानकी सबके सामने उसे किस करता है, जिससे सबको ये क्लियर हो जाता है कि वो एक रिलेशनशिप में है, जहां तांग और यीफान फ्रेंड्स बन जाते हैं। बाई यू यानकी से कहता है, यीफान को बता देना कि अगर तुम उसे परेशान करो तो वो मेरे पास आ सकती है। यानकी कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो दोनों मजाक करने लगते हैं। अगले सीन में यीफान यानकी के साथ कैंपस में घूम रही होती है। सबकी नजरें उन पर थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। यहाँ तक कि यीफान को भी विश्वास नहीं हो रहा था। अगले सीन में जब वो लाइब्रेरी में होते हैं तो यानकी नोटिस करता है कि यीफान स्टडी करते करते सो गई है। तो वो एक मार्कर निकालता है और मुस्कुराने लगता है। वॉशरूम में लड़कियां यीफान के बारे में बातें कर रही होती हैं। उसने जरूर यानकी पर कोई जादू किया होगा, तभी वो उससे प्यार करने लगा। अब यीफान वहां आती है और उसे देखकर लड़कियां डर जाती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि यानकी ने सोते समय उसके चेहरे पर लाइंस बना दी थी। अब वो खुद को मिरर में देखती है और यानकी पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बाहर जाती है और एक लड़की को यानकी के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते हुए देखती है। ये देखकर यीफान को और भी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बुक्स लेकर चली जाती है। अगले सीन में हम यानकी को यीफान के लिए खाना लाते हुए देखते हैं। यानकी को ऐसे देखकर यीफान बहुत हैप्पी हो जाती है और उसके टीम फेलोज भी यानकी की बहुत तारीफ करते हैं। तो यानकी भी सबके सामने यीफान की तारीफ करता है, जिससे वो ब्लश करने लगती है और उसे हक कर लेती है। अगले सीन में हम यीफान को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। कोच उसे ज्यादा प्रैक्टिस ना करने के लिए कहते हैं, तुम्हें चोट लग सकती है, लेकिन वो नहीं सुनती और जेवलिन फेंकने लगती है। तब उसके हाथ में क्रैम्प आ जाता है। वो कोच के साथ डॉक्टर के पास जाती है और वो उसे बताते हैं, अब तुम्हें ये गेम छोड़ना होगा, क्योंकि अगर तुम फिर से जेवलिन फेंकोगी तो तुम्हारा हाथ और भी इंजर्ड हो सकता है। अगले सीन में हम यानकी को देखते हैं, जिसे क्लासिकल म्यूजिक में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से एक अब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन का ऑफर मिला था, लेकिन वो यीफान की वजह से नहीं जाना चाहता था। अब वो लेटर एक तरफ रख देता है और यीफान को बेस्ट ऑफ लक का मैसेज भेजता है। दूसरी तरफ यीफान बहुत सैड थी और यानकी का मैसेज देखकर वो और भी सैड हो जाती है। अब कंपटीशन का दिन आता है।
जहां यीफान के फ्रेंड्स और यानकी उसे चीयर करने आते हैं। उसका कोच उसे फिर से सोचने के लिए कहता है, लेकिन यीफान ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। अपनी टर्न से पहले यानकी उसे मोटिवेट करने के लिए हक करता है। फिर यीफान की टर्न आती है। जैसे ही वो जेवलिन फेंकती है, वो बहुत दूर जाता है, लेकिन यीफान फेंट होकर गिर जाती है। उसके फ्रेंड्स और यानकी उसके पास आते हैं। अगले सीन में जब यीफान अपनी आंखें खोलती है तो यानकी को अपने बगल में बैठा हुआ देखती है। वो उससे कहती है, घर जाकर रेस्ट करो क्योंकि तुम पूरी रात मेरे साथ थे। वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन यीफान के बहुत इंसिस्ट करने पर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और चला जाता है। अगले सीन में मिंग और स्याओ सॉम उसके पास आते हैं और वो उन्हें बताती है, चोट की वजह से मैं फिर कभी जेवलिन नहीं फेंक पाऊंगी। और वो इस वजह से बहुत सैड हो जाती है, तो मिंग उसे हक करके कंसोल करती है। दूसरी तरफ जब यानकी घर जाता है तो उसके डैड वहां होते हैं। वो उससे अब्रॉड जाने के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन यानकी कहता है, मैं यीफान को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो वो अपने डैड को मना कर देता है, मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगा। उसके डैड इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं। मॉम उसे शांत होने के लिए कहती हैं और यानकी को कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज देती हैं। अगले सीन में यीफान यानकी के घर जाती है, जहां वो घर पर नहीं होता। तो उसकी मॉम उसे अंदर इनवाइट करती हैं। यीफान वहां एक लेटर देखती है जिसमें यानकी के अब्रॉड यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जिक्र होता है। अब यीफान सोचती है कि यानकी उसकी वजह से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले रहा है, तो वो चली जाती है। जब यानकी घर आता है तो मॉम उसे बताती है, यीफान अचानक चली गई। तो यानकी समझ जाता है कि उसने लेटर पढ़ लिया है। अब वो उसके पीछे जाता है और उसे कॉल करता है। यीफान ग्राउंड पर जाकर जेवलिन फेंकने लगती है, लेकिन वो नहीं कर पाती क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहा था। अब वो जाने लगती है और यानकी बाहर खड़ा होता है। वो उससे उसके हाथ के बारे में पूछता है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो कहती है, कुछ नहीं हुआ, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। वो कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर चलोगी? अगले दिन जब यानकी यीफान का वेट कर रहा होता है तो कोच पास से गुजरते हैं और यानकी को यीफान के बारे में बता देते हैं। उसके जाने के बाद यानकी ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। अब वो दोनों घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। डेट खत्म होने के बाद यानकी उससे पूछता है, क्या तुम रात मेरे साथ गुजारोगी? वो कहती है, मेरे पेरेंट्स यहाँ हैं तो मैं नहीं रुक सकती। यानकी उसे बताता है, मेरे पेरेंट्स एक होटल में रुके हैं तो घर पर कोई नहीं है। अब वो घर पर होते हैं जहाँ यानकी उसके लिए पानी लेने जाता है। वो यानकी के लिए उसके टेडी में एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और चली जाती है। यानकी भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो उसे नहीं देख पाता। अगले दिन वो उसके हॉस्टल आता है और मिंग उसे बताती है, उसने अपना रूम खाली कर दिया है और चली गई है। फिर वो सब उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। जब बाई यू को पता चलता है तो वो यानकी से लड़ने लगता है, तुम उसका ध्यान नहीं रख सके, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाई यू उसके लिए बहुत वरीड होता है, तो मिंग उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो कहता है, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो तुम उसके लिए वरीड क्यों नहीं हो? मिंग गुस्से में कहती है, यीफान बहुत स्ट्रांग है, मैं उसे कई सालों से जानती हूँ, वो जरूर कुछ टाइम अकेले बिताने गई होगी, जब वो बेटर फील करेगी तो वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ यानकी टीचर को अब्रॉड जाने से मना कर देता है। जब उसके डैड को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। यानकी कहता है, मैं म्यूजिक नहीं छोड़ रहा हूँ, बस मैं अभी अब्रॉड नहीं जा सकता। अब उसके डैड उठकर चले जाते हैं, लेकिन उसकी मॉम उसे सपोर्ट करती है। रात में जब यानकी अपने रूम में होता है तो वो यीफान का रिकॉर्डेड मैसेज सुनता है, जिसमें वो उससे अपोलोजाइज करती है और कहती है, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं कुछ टाइम अकेले बिताऊंगी ये सोचने के लिए कि मैं जेवलिन के अलावा अपनी लाइफ में क्या करूंगी। अगले सीन में हम यीफान को देखते हैं, जो अपने डैड के पास चली गई थी। वो एक जॉब के लिए ट्राई करती है और इंग्लिश सीखती है। इसके साथ ही वो अपने डैड की बेकरी में भी हेल्प करती है, जहां वो बहुत सी चीजें बनाना सीखती है। एक दिन जब वो एक केक बना रही होती है तो यानकी वहां पहुंच जाता है और उसे हक कर लेता है। वो उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो उसे बताती है, अब मैं जेवलिन नहीं खेल सकती, इसलिए मैं अपने डैड का बेकरी का काम सीख रही हूँ और इंग्लिश भी सीख रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ सेटल हो सकूं। तब वो उसे अपने दिल की सारी बातें बताता है। हाई स्कूल में मैंने तुमसे मिलने का अपना प्रॉमिस निभाया था और मुझे तुम्हारा कैंडी बॉक्स पियानो रूम में मिला था, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ। लेकिन यीफान को विश्वास नहीं होता। तब वो उसे वो नोट दिखाता है जो उसने बुक में दिया था। इसका मतलब यानकी ने बहुत पहले ही अपना लव कन्फेस कर दिया था, लेकिन यीफान ने उसे पढ़ा नहीं था। तब यानकी उसे किस करता है और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले सीन में यीफान को पीरियड आते हैं तो यानकी उसके घर पर रुकता है और उसकी देखभाल करता है, क्योंकि उसके डैड कुछ दिनों के लिए कहीं गए हुए थे। अगले सीन में हम यीफान को यानकी को अपने हाथ से बनाए पैनकेक्स खिलाते हुए देखते हैं। यानकी को वो बहुत पसंद आते हैं। उसके बाद वो बाहर जाते हैं, जहां यीफान उससे पूछती है, मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए? वो कहता है, तुम जो भी करोगी
मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और उसे प्रॉमिस करवाता है बिना मुझे गुड बाय कहे कहीं मत जाना। वो कहती है मैंने टेडी में एक मैसेज रिकॉर्ड किया था। यानकी कहता है उस टेडी में मैसेज की एक लिमिट होती है, तो मैसेज सिर्फ आधा ही रिकॉर्ड हुआ था और सब तुम्हारे लिए बहुत वरीड थे। वो पूछता है तुम्हारा फोन ऑफ क्यों था? वो कहती है मैंने कोच से बचने के लिए अपना फोन ऑफ कर दिया था। वो यानकी से ये सब करने के लिए अपोलोजाइज करती है। अब वो फिर से घर वापस आ जाते हैं। अगले सीन में यानकी हीफान को बेकरी स्कूल ड्रॉप करता है। वो उसे बताता है आज मेरा बर्थडे है तो घर जल्दी आना। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब हीफान वर्क कर रही होती है तो उसकी टीममेट एक केक का पीस लाती है और कहती है कस्टमर्स कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। तो वो उसे चेक करती है और केक ठीक होता है और उसे देखकर हीफान बहुत हैप्पी होती है। वो उससे उसके स्टेज फोबिया के बारे में पूछती है और वो कहती है अब मुझे स्टेज से डर नहीं लगता। अब टैग उसे एक बर्थडे गिफ्ट देती है जो एक पेंडेंट होता है। हीफान उसे अपने साथ बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहती है। तब हम सबको पार्टी सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। पार्टी के बाद यानकी हीफान को घर लाता है जहां उसने डेकोरेट किया हुआ था। वे गेम्स खेलते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। अब वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। यानकी को इतना क्लोज देखकर हीफान नर्वस हो जाती है और जाने लगती है। मुझे जाना है, हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। लेकिन वो बाहर सोचती है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। यानकी बाहर आकर पूछता है तुम अभी तक गई नहीं? तब वो हीफान को किस करता है और उसे जाने से रोक लेता है और वो रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में हम यानकी और हीफान को देखते हैं जो एक साथ बहुत हैप्पी थे। अब वो यानकी के अपार्टमेंट में रहने का डिसाइड करती है जहां वो एक साथ कुक करते, खाते और स्टडी करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक दिन हीफान के डैड वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें की होल से देखकर हीफान डर जाती है और उनसे बचने के लिए वॉशरूम में छिप जाती है। यानकी डोर खोलता है और हीफान के डैड से बात करता है तो उसके डैड पूछते हैं वो अपने हॉस्टल में नहीं है? उसके फ्रेंड्स ने कहा कि वो तुम्हारे साथ हो सकती है। वो कहता है वो मेरे साथ थी लेकिन थोड़ी देर पहले ही चली रही। अब डैड जाने लगते हैं और तभी हीफान वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन डैड भी वहां आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं और हीफान पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने उन्हें यानकी के बारे में नहीं बताया था। तो हीफान शांति से बात करने के लिए कहती है। अब वो यानकी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि एक दूसरे के पेरेंट्स को क्या जवाब देना है। तो यानकी को उन्हें जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्लान के मुताबिक वो उनसे झूठ बोलता है मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उन्हें बताएगा कि वो एक म्यूजिक स्टूडेंट है तो उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। डैड उससे पूछते हैं क्या तुम्हें कुक करना आता है? तो यानकी हाँ कहता है और फिर डैड को इम्प्रेस करने के लिए वो बहुत सारा खाना बनाता है। लेकिन जब डैड उसे ट्राई करते हैं तो वो बहुत स्पाइसी होता है जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब वो यानकी को टेस्ट करने लगते हैं ये देखने के लिए कि क्या वो उनकी डॉटर के लायक है, और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो एक म्यूजिक स्टूडेंट है। एक दिन पहले यानकी और हीफान उन्हें डिनर पर बाहर ले गए थे जहां उन्होंने यानकी से पूछा था फ्यूचर के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। उनकी नजर में आर्ट और म्यूजिक सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए होते हैं, वो प्रॉपर अर्निंग नहीं देते। अब हीफान कहती है पियानो बजाना मेरा ड्रीम है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तो डैड कहते हैं अगर तुम्हें फ्यूचर में उसके साथ रहना है तो तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। यानकी उनकी बात से अग्री करता है, लेकिन हीफान अपने डैड से कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, और फिर वो आर्ग्यू करने लगते हैं। हीफान उठकर चली जाती है। यानकी भी उसके पीछे जाता है और उसे अपने डैड से अपोलोजाइज करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती और चली जाती है। अब यानकी अकेले हीफान के डैड को ड्रॉप करने जाता है। हीफान घर पर होती है जहां उसे अपने डैड का एक लेटर मिलता है जिसमें वो यानकी से अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करते हैं। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव किया, लेकिन हीफान उनकी अकेली डॉटर है, इसलिए वो उसके बारे में बहुत कंसर्न्ड है। अब वो जल्दी से अपने डैड से मिलने स्टेशन जाती है। दूसरी तरफ यानकी हीफान के डैड के साथ होता है। वे उनसे अपने बुरे बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करते हैं और उन्हें बताते हैं कल मैं करियर चेंज करने के बारे में मजाक कर रहा था। अब जैसे ही डैड जाने वाले होते हैं हीफान वहां पहुंच जाती है और उन्हें हक कर लेती है। वो उनसे अपोलोजाइज भी करती है। अब उसके डैड उससे मिलकर बहुत हैप्पी होते हैं और दोनों को गुड बाय कहकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद यानकी हीफान को अपने घर लाता है जहां यानकी की फैमिली उससे बहुत अच्छे से मिलती है। यानकी की मॉम हीफान की बहुत तारीफ कर रही होती है। अब किचन में हीफान यानकी के डैड की हेल्प करती है। डैड उससे बहुत इंप्रेस होते हैं क्योंकि हीफान को कुकिंग का बहुत नॉलेज होता है। यानकी पर डैड के बिहेवियर से सरप्राइज होता है, वे तो मुझसे भी ऐसे बात नहीं करते। बाद में वो टेबल पे खाने बैठते हैं जहां यानकी खाने से ग्रीन चिलीज हटा रहा होता है, तो हीफान उसे खिलाने लगती है और कहती है इस तरह वेजिटेबल्स हटाना अच्छी बात नहीं है। ये देखकर यानकी की मॉम बहुत हैप्पी होती हैं और डैड को भी ग्रीन चिलीज खाने का सिग्नल देती हैं।
आगे हम यानकी और यीफान को बाहर वॉक करते हुए देखते हैं, जहां यीफान को टैंग का मैसेज आता है। वो उसे मिलने के लिए इनवाइट करती है। यीफान को समझ नहीं आता कि वो उसे क्यों बुला रही है। अब वो टैंग से मिलने जाती है, जहां टैंग पहले उसके लिए पियानो बजाती है और उसे थैंक यू कहती है। तुम्हारी वजह से मेरा डर खत्म हो गया। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम सच में जैवलिन खेलना छोड़ दोगी? वो कहती है, मेरा राइट हैंड डैमेज्ड है, अब मैं कभी जैवलिन नहीं फेंक सकती। टैंग कहती है, अगर तुम अपने राइट हैंड से नहीं खेल सकती तो तुम्हें अपने लेफ्ट हैंड से ट्राई करना चाहिए। यीफान कहती है, मैं लेफ्टी नहीं हूँ, तो अपने लेफ्ट हैंड से जैवलिन फेंकना थोड़ा और डिफिकल्ट होगा। टैंग कहती है, मुझे भी लगता था कि मैं यानकी के बिना परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन यीफान ने मुझे गलत साबित कर दिया। तो वो यीफान को अपने लेफ्ट हैंड से जैवलिन खेलने के लिए मोटिवेट करती है। बाद में यीफान यानकी को बताती है और फिर अगले दिन वो ट्रेनिंग के लिए अपने कोच के पास जाती है। उसके फ्रेंड्स भी उसे देखकर हैप्पी होते हैं। अब वो अपने लेफ्ट हैंड से जैवलिन खेलना स्टार्ट कर देती है और बहुत सारा टाइम बीत जाता है। धीरे धीरे यीफान और यानकी के रिलेशनशिप में भी कुछ झगड़े होने लगते हैं। एक लंबे टाइम के बाद सभी फ्रेंड्स एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां यीफान मिंग से यानकी की कंप्लेन कर रही होती है, जबकि यानकी श्याओ सॉन्ग से यीफान की कंप्लेन कर रहा होता है। अगले सीन में यीफान और यानकी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां यानकी यीफान को प्रपोज करता है, लेकिन उसके पास रिंग नहीं थी, तो वो एक पेपर की रिंग बनाकर उसे पहनाता है। यीफान बहुत हैप्पी होती है और उनका किसिंग सीन दिखाया जाता है और इस तरह ये ड्रामा खत्म हो जाता है।